बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 8वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स और उनके मासेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि हर एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें से हमने चंद एक को स्टडी किया था। मिसाल के तौर में हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एक आइसोटोप H11 है, एक आइसोटोप H12 है और एक इसका आइसोटोप H13 है। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने कहा था कि डिफरेंट होती हैं। तो इस हर एलिमेंट के जो कुछ आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और कुछ जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो हाइड्रोजन के ये जो पहले दोनों हैं ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ठीक है, और ये H13 जो है, इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, ये अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है? अनस्टेबल वो आइसोटोप होता है जिसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो। ये एक आइसोटोप है, किसका है? हाइड्रोजन एलिमेंट का है। कि किसी भी एलिमेंट का वो आइसोटोप जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट कर दे, तो फिर उस आइसोटोप्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए कि मैंने क्या बोला है कि किसी भी एलिमेंट का वो आइसोटोप जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो और वो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट कर दे, तो उस आइसोटोप को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, विच इमिट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच इमिट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्सेस एनर्जी in the form of radiation, in the form of radiation, कि रेडिएशन की शक्ल में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट कर दे, ठीक है, उस आइसोटोप को हम क्या कहते हैं जी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आइसोटोप को हम क्या कहते हैं जी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना कि किसी भी ऐसे आइसोटोप में से एनर्जी का निकल जाना जो कि अनस्टेबल है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जो रेडिएशन का निकलने का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अमल को क्या कहते हैं आप? रेडियो एक्टिविटी। और जिस आइसोटोप्स में से वो रेडिएशन निकल रही होती है उस आइसोटोप को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यों कोई भी आइसोटोप रेडिएशन को इमिट करता है? तो जब उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो खुद को स्टेबल करने के लिए वो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएशन की शक्ल में अपनी बॉडी से अपने अंदर से खारिज कर देता है। वो रेडिएशन अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है और गैमा रेडिएशंस भी हो सकती हैं। ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो ऐसे आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं उन आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं और इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई एक आइसोटोप जो है जो कि अनस्टेबल होता है वो रेडिएशन को इमिट करता है कि व्हेन आइसोटोप इमिट्स रेडिएशन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट। ठीक है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, जो भी मैंने कहा कि व्हेन एन एलिमेंट, व्हेन एन आइसोटोप इमिट्स रेडिएशन, व्हेन एन रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये लिख लें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करता है जी?
इमिट्स करता है रेडिएशन, आइसोटोप इमिट्स रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन को इमिट करता है तो क्या होता है जी, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड, वो तब्दील हो जाता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। अभी हमने कहा ना कि हर एक जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल आइसोटोप है, वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक्सेस एनर्जी को रेडिएशन की शक्ल में इमिट कर देगा, तो फिर उससे जो नया बनेगा वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अगर जो नया बनने वाला स्टेबल है तो वहीं पर प्रोसेस रुक जाएगा, लेकिन जब एक आइसोटोप उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल गई, फिर वो एक दूसरे आइसोटोप में तब्दील हुआ जो कि वो भी अनस्टेबल था, तो वो मजीद आगे उसका डिके होगा और वो स्टेबल में तब्दील हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारी बुक में जो मेंशन्ड है वो हमारे पास यूरेनियम 92-238 है, ठीक है, कि ये रेडिएशन अपने अंदर में से इमिट करता है, ठीक है, और ये तब्दील हो जाता है जी आपके पास थोरियम में, इसमें तब्दील होता है जी थोरियम, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास कितना है जी 90, और इसका जो मास नंबर है वो आपके पास 234 है, मतलब यहाँ से मास 4 कम हुआ और यहाँ से एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ और यहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमने कहा था किसकी शक्ल में होती है, रेडिएशन की शक्ल में होती है। यहाँ से जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो कौन सी रेडिएशन की शक्ल में होती है, वो हमारे पास अल्फा रेडिएशन की शक्ल में होती है, ठीक है, He2 4। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास 238 मैस था, यहाँ 234 है, तो मतलब मैस 4 इधर आ गया, यहाँ 92 एटॉमिक नंबर था, यहाँ 90 है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास एनर्जी की जो शक्ल है इस वक्त वो कौन सी है जी, अल्फा रेडिएशंस, ठीक है। अब यहाँ से जो मिला है ना मेथोरियम, ये भी अनस्टेबल होता है, ये मजीद आगे डिवाइड हो जाता है प्रोटेक्टिनियम में, ठीक है, कि थोरियम हमारे पास, फिर हम इस थोरियम को आगे मजीद ये रेडियोएक्टिव डिके होगा इसका, ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी, यहाँ से ये तब्दील हो जाएगा प्रोटेक्टिनम में, ठीक है, प्रोटेक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 91 है और यहाँ से जो इसका मैस होता है वो 234 ही रहता है। यहाँ मतलब इसके मैस में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर आएगी वो हमारे पास कौन सी रेडिएशन की शक्ल में आएगी, बीटा रेडिएशन की शक्ल में आएगी। देखिए ना 234 मैस था, इधर भी हमने लिखा है 234, आपकी बुक में शायद ये गलत मेंशन्ड है, इसको सही कर लेना है कि 234। यहाँ से जब ये डिके होता है इसका, तो ये प्रोटेक्टिनम में चेंज होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का आके इजाफा हुआ है, और इससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो किस रेडिएशन की शक्ल में होती है, बीटा रेडिएशन की शक्ल में होती है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ तक ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक बिस्मथ हमारे पास रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 83 होता है और इसका जो मास नंबर है वो 210 होता है। जब यहाँ से इसका रेडियोएक्टिव डिके होता है तो ये किस में डिवाइड हो जाता है जी, ये आपके पास थैलियम में, ठीक है, Ti थैलियम, और यहाँ से क्या होता है कि 81 इसका एटॉमिक नंबर 2 कम होता है और इसका मास नंबर 4 कम होता है। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि जब एटॉमिक नंबर 2 कम हो और मास नंबर 4 कम हो तो यहाँ से जो एनर्जी की शक्ल है रेडिएशन की वो कौन सी होती है जी, अल्फा रेडिएशन यहाँ से निकलती हैं जो कि हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं। तो ये हमने चंद एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का रेडियोएक्टिव डिके पढ़ा है कि किस तरह से वो अपने अंदर में से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएशन की शक्ल में इमिट करते हैं। यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकली यूरेनियम से वो अल्फा पार्टिकल की शक्ल में निकली, अल्फा रेडिएशन की शक्ल में निकली। यहाँ से थोरियम से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली वो बीटा रेडिएशन की शक्ल में निकली, और यहाँ से बिस्मथ से जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली वो किसकी शक्ल में निकली, अल्फा रेडिएशन से निकली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो हमने डिस्कस किया, और रेडियोएक्टिव डिके को डिस्कस किया है हमने कि किस तरह से कोई भी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है, उसका डिके होता है, वो डिके होता है तो वो एक नए एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। वो नया भी स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। यहाँ पर बिस्मथ तब्दील हुआ है, थैलियम में ये स्टेबल है। यहाँ पर जो यूरेनियम थोरियम में तब्दील हुआ है, ये थोरियम अनस्टेबल होता है, तो ये मजीद आगे
डिके होता है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप को, कि हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप को कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, यहां से एक और तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, या सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने यही मेंशन करना है। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के बहुत सारे इस्तेमालात हैं। तो सबसे पहले हम जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक आइसोटोप होता है टेकनीटियम, टेकनीटियम, ठीक है, टेकनीटियम 99M लिखा हुआ है, 99M, M का मतलब होता है मेटास्टेबल, मतलब ये इतना स्टेबल है कि ये मजीद आगे इसका डिके नहीं हो सकता, ये रेडिएशन इमिट नहीं कर सकता है। इसको आप यूज करते हैं, किस मकसद के लिए यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है, कि हम तशखीस कर रहे होते हैं और उस वक्त में तस्वीर बनाने में हम जिस आइसोटोप को यूज करते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की, वो हमारे पास क्या होता है जी, टेकनीटियम। इसमें हम ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को और लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम देखने के लिए इसका यूज करते हैं। करते क्या है कि हम जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी में टेकनीटियम 99 मेटास्टेबल जो होता है उसके ब्लड में इंसर्ट कर देते हैं, और फिर जो डॉक्टर हजरात होते हैं उनके पास स्पेशल किस्म के कैमराज होते हैं जिनसे वो ये देखते हैं कि ये जो फ्लूइड था, ये फ्लूइड की शक्ल में बॉडी में इंसर्ट किया जाता है कि ये किस तरह से मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, और ये किस तरह से ब्रेन और लंग्स की तरफ जाएगा और वहां पर किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ कैमरास को इस्तेमाल करके हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग ड्रा करते हैं। ठीक है, आप कैमरा जब हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं या इस तरह के और जो हम मतलब सिटी स्कैन करवा रहे होते हैं तो उसमें यही डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसमें टेकनीटियम 99 मेटास्टेबल इस्तेमाल होता है, और ये क्या है, एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। तो एक हमने इसका इस्तेमाल पढ़ा डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है। इसके अलावा इनके क्या इस्तेमाल हैं, इसके अलावा रेडियो कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, इसमें हम कार्बन का एक आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, C614, ठीक है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल आइसोटोप होता है, इसी वजह से हम इसको रेडियोएक्टिव कह रहे हैं। जितने भी अनस्टेबल आइसोटोप होते हैं उन्होंने ही रेडिएशन इमिट करनी होती है, तो फिर उन्हीं जो भी रेडिएशन इमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन करके डेड एंड लाइव प्लांट में, इसका हम कंपैरिजन करते हैं डेड एंड लाइव प्लांट में, ठीक है, और हम उससे क्या करते हैं जी, प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की एजिंग का पता लगाते हैं कि कितनी अरसे पहले या कितने अरसे पहले ये जो है ना ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट था या एनिमल था, डेड हो गया। इस तरह से हमें पता है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पौधे ऑब्जर्व करते हैं जो लाइव प्लांट्स हैं, ठीक है। जब भी कोई पौधा डाई कर जाता है, अब उसमें एक्चुअली में तो कार्बन मौजूद थी, और कार्बन के तीनों आइसोटोप मौजूद होते हैं जहां पर भी कार्बन हो, तो कार्बन C612, कार्बन C613 ये हमेशा वैसे ही रहता है, चाहे कोई डाई हो जाए या चाहे कोई लाइव रहे। लेकिन जो कार्बन C614 होता है ये लाइव प्लांट्स में तो रिप्लेस होता रहता है, लेकिन जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं, जितना अरसा उनको ज्यादा गुजरता जाता है उनकी बॉडी में C614 कम होता जाता है, ठीक है। तो उस डेड प्लांट में C614 का और लाइव प्लांट में C614 का हम कंपैरिजन करते हैं, और उससे हम ये बताते हैं कि ये प्लांट्स या ये एनिमल इतना अरसा पहले डेड हो गया था, डाई हो गया था, खत्म हो गया था। तो ये भी कौन सा आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। इसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दूसरा इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं वो कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं जी, यूज्ड टू टेस्ट, ठीक है, टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर, मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर, कि कंक्रीट मिक्सचर और मेटल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारी कंक्रीट की जो हमने छत बनाई है या कोई भी कंक्रीट मटेरियल बनाया है, तो क्या ये इतना बोझ बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा।
कोई भी जो मेटल है क्या वो इतना वजन बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ये चेक करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टू जनरेट चीप, ठीक है, चीप, ठीक है, टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर, इन सस्ती न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट ऑयल फील्ड्स, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टू फाइंड आउट ऑयल फील्ड्स, कि क्या उस फील्ड से जहां पर हम खुदाई वगैरह कर रहे हैं, डिगिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या वहां से ऑयल निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसको चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन है उसमें भी आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन की फील्ड में। तो मेडिसिन में स्पेशली हम क्या करते हैं, कैंसर और थायराइड जो डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड, ठीक है, डिसऑर्डर्स, इनकी डायग्नोसिस में और इनके ट्रीटमेंट में भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने बहुत सादा करके, शॉर्ट करके और बेहतरीन अंदाज में आपको समझाया है कि कहां कहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके लास्ट में एक दिया हुआ है कि आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स, कि हम किसी भी आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, कि हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब क्या है, कि जहां से रेडिएशन इमिट हो रही हो। तो जो भी जहां से भी रेडिएशन इमिट हो रही होंगी, तो वो जो रेडिएशन होती है किसी भी एटम की आयोनाइजेशन का सबब बन सकती हैं, क्योंकि वो जो रेडिएशन होती हैं उनमें हाई एनर्जी होती है। वो रेडिएशंस एनर्जी की शक्ल ही रेडिएशन है, और वो कितनी हाई कैपेसिटी की रेडिएशंस होती हैं जो किसी भी एटम के ऊपर जब आप उनको मारेंगे, उनकी बौछार करेंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे। और किसी भी एटम में के वैलेंस शेल में से या किसी भी एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, ये आयोनाइजेशन कहलाता है। तो आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियोएक्टिव सोर्स, के किसी भी, जो भी मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं सोडियम की बात करता हूँ, ये हमारे पास एक सोडियम का एटम है। ठीक है, इसके आपको पता है कि इसके पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब आप इसके ऊपर रेडिएशन का जो सोर्स है वो फॉल करवाएंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, और ये किस में तब्दील हो जाएगा, आयन में तब्दील हो जाएगा, Na पॉजिटिव, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने रेडिएशन की मदद से एक एटम को आयनाइज करवाया, कि आयनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियोएक्टिव सोर्स, कि किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन को जब आप किसी भी एटम के ऊपर फॉल करवाएंगे तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये अमल जो है आयोनाइजेशन कहलाता है, और इसके दौरान जो एनर्जी सर्फ होगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ से आपके पास जो रेडिएशन की सूरत में एनर्जी थी वो इसके ऊपर टकराएगी, इसको आयोनाइज कर देगी। एक और बात कि कब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो किसी भी एटम में से उस वक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब कोई साथ में एक्सेप्ट करने वाला भी होगा। तो यहाँ पर जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है वो क्लोरीन की है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से Cl नेगेटिव और प्लस, यहाँ पर क्या होगा जी, एनर्जी भी यहाँ से हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमालात क्या होते हैं, ये जिसको आप एप्लीकेशंस कहते हैं वो क्या होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया कि आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम बाय रेडियोएक्टिव सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा चंद एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारा जो बॉडी है वो 98% एटम्स को रिप्लेस करता है एवरी ईयर। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा गैलियम के बारे में बताया हुआ है कि गैलियम जो है उसकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से भी बिलो होता है, और उसकी विस्कोसिटी वाटर की तरह होती है, लेकिन वो उसकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि वो एवेपोरेट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा और मेरे ख्याल से इसमें जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।